हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने लास्ट लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे और लास्ट लेक्चर में हमने एक्टिवेशन एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ देखा था। तो आज हम लोग उसी ग्राफ के बारे में कुछ और स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट छोड़ दिया था, तो आज हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। आप लोग यार कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और यदि यार लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इससे पहले का लेक्चर जरूर देख लेना। चलो यार स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। जो ग्राफ कल बताया था मैं, ये था कल को। चलो मैंने आज मान लिया रिएक्शन कैसा नेचर का। ये रिएक्शन कैसा होगा बता दो यार तुम ही लोग। एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? बहुत ही सिंपल तरीका था। प्रोडक्ट यहाँ पे मान लो यार मैं कोई रिएक्शन ए से बी के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ। कोई रिएक्शन में ए से बी के लिए बात कर रहा हूँ, ये है हमारा एनर्जी एक्सिस और ये हमारा रिएक्शन प्रोग्रेस और रिएक्शन कोऑर्डिनेट, जो बोलना है बोल सकते हो। तो यहाँ पे रिएक्टेंट यहाँ पे ए था और यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा हमें बी। यहाँ पे इसे क्या कहते थे? ट्रांजिशन स्टेट कहते थे। अब यहाँ पे रिएक्टेंट ए से बी मिला, किसका एनर्जी ज्यादा? प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से या कम है? तो क्या देख रहे हैं? प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब रिएक्शन ने क्या किया? एनर्जी को अब्सॉर्ब किया। और यदि रिएक्शन ने एनर्जी को अब्सॉर्ब किया तो रिएक्शन कैसा होगा? एंडोथर्मिक। तो ये ग्राफ हो गया एंडो के लिए, ठीक है। फिलहाल हमें एंडो एक्सो से मतलब नहीं है, बस ये ग्राफ जो पर्टिकुलरली एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। अब बात आती है कि यदि कैटलिस्ट यूज किया जाए, यार कैटलिस्ट क्या होता है? डेफिनेशन लिख लो यार तुम लोग। ऐसे कैटलिस्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में तुम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे, वहाँ कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ सब्सटेंस विच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इन इटसेल्फ। मतलब उनमें तो कोई केमिकल चेंज ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, बट कुछ पर्टिकुलर केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी कर देता है। तो इसलिए कैटलिस्ट को मैं डिफाइन करना चाहूं तो इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं, अ सब्सटेंस विच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो चेंजेस क्यों लिखे? विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, जनरल स्टेटमेंट, ठीक है ना। लेकिन जो सही ज्यादा एक्यूरेट रहेगा वो चेंजेस, क्योंकि डिक्रीज भी कर रहा है ना, इसलिए which changes the rate of reaction without undergoing any chemical change in itself। यानी उसमें तुम्हें कोई केमिकल चेंज ऑब्जर्व होगा नहीं, केवल और केवल क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। अब बात आती है कि यार देखो जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केस 99% केस में, 99.9% के केस में कैटलिस्ट यूज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो अब बात आती है यार ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कैसे करता है? कैसे करता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज? तो यार देखो कोई भी रिएक्शन में अभी मैंने क्या देखा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए इसको ट्रांजिशन स्टेट से होकर जाना पड़ेगा। जब तक ये रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच नहीं जाएगा तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होगा। अब बात आती है यदि रिएक्टेंट को इस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचा दिया जाए तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे रहा है। अच्छा एक और मेरा सवाल, किसी भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी यदि ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा? खुद से सोच के बताओ यार जरा। यदि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? ज्यादा। इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे थे, यानी हमको रिएक्टेंट को इतना एनर्जी अभी देना पड़ेगा तब तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। मान लो हम एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, मतलब ये पीक और ऊपर चला जाता है, तो ऐसे केस में यार क्या बोलोगे? ऐसे केस में क्या बोलोगे? यदि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाता है तो यार तुम्हें और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा रिएक्शन को कराने के लिए। मतलब ये कि रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा। समझ रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है? देख लो यार अभी इतना एनर्जी देना पड़ रहा है। मान लो यार किसी का कोई दूसरा रिएक्शन है जिसका ग्राफ कुछ ऐसा है, तो ऐसे में हमें ट्रांजिशन स्टेट ऊपर मिलेगा, मतलब कि एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। और यदि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देना पड़ रहा है तो समझ सकते हो रिएक्शन क्या होगा? स्लो रेट से होगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है? तो यार कैटलिस्ट जस्ट इस एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना इसको कम कर देता है।
बस यही यार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना, ध्यान से सुनना यार मैं क्या बोल रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से कैटलिस्ट बढ़ाता है, तो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब यदि ये कैटलिस्ट के एब्सेंस में रिएक्शन हो रहा था, तो यदि कैटलिस्ट यूज करूंगा तो यही जो ग्राफ था ये कुछ इस तरह का शेप ले लेगा। देखो यार दिख रहा तुम लोगों को डॉटेड लाइन से, मतलब जो पहले पीक यहां जा रहा था अब ये पीक यहीं तक जा रहा है। ये जो डॉटेड लाइन है ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ग्राफ है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और ये जो ग्राफ था ये ऊपर वाला ग्राफ, ठीक है ना, मैं इसको इधर लिख देता हूं, ये क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो बस यही चीज आपको नोट करके याद रखना है, नोट भी करके लिख लो। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। नोट करके यार मैं लिख दे रहा हूं, कैटलिस्ट तुम लोग भी यार नोट करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग और डिक्रीजिंग, जो लिखना लिख लो, बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है ना, बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, वो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो यार ये कि कैटलिस्ट जब यूज किया तो हमारा ग्राफ जो शेप बना वो कुछ इस तरह का बना। अब एक्टिवेशन एनर्जी तो लोअर हो गया, ये तो मुझे दिख रहा है, ठीक है ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो गया। अब बात आती है कि यार एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए दोनों के लिए चेंज हुआ या सेम रहा। तो देखो यार फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मैं बात करूं, फॉरवर्ड जब भी बैकवर्ड बोल रहा हूं इसका मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक है ना, तो मैं ऐसे केस में समझ जाना हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो तुम ही लोग बताना यार, मान लो हम लोग कैटलिस्ट यूज किए, ठीक है, कैटलिस्ट यूज किए और ये ग्राफ हमें मिला, तो एक्टिवेशन एनर्जी का यदि मैं पूछूं फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कितने से कम हो गया, मैं क्या पूछ रहा हूं, फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कितने से कम हो गया, तो क्या बोलोगे, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन का ये था और अब कैटलिस्ट यूज करने के बाद ये रहा, तो कितने से कम हो गया, तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है ना, ये वाला डिफरेंस, इतने अमाउंट से, ये जो भी अमाउंट आएगा एनर्जी का, इतने अमाउंट से एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो गया। समझ रहे हो ना। यदि ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बात किया, यदि मैं तुमसे पूछूं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहा, चेंज हो गया, क्या हुआ, क्या बताओगे। चलो यार देखते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी पहले कितना था, इतना था, लेकिन कैटलिस्ट यूज करने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया। तो देखो यार, यदि मैं कैटलिस्ट यूज करता हूं तो कैटलिस्ट यूज किया तो अब तो ये पिक आ गया, यानी जो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी आएगा वो इतना आएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी कितने से चेंज हो गया, मैं क्या बोलूंगा। तो अगेन देखो यार, पहले इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी इतना था, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी इतना हो गया, कितने से चेंज हुआ। अगेन मैं यही ऑब्जर्व कर रहा हूं कि सेम अमाउंट से एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो रहा है, आदर फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, जिसके लिए बात करना है कर लो। फॉरवर्ड रिएक्शन का भी एक्टिवेशन एनर्जी इतने से ही कम हुआ, बैकवर्ड रिएक्शन का भी एक्टिवेशन एनर्जी इतने से ही कम हुआ। मान लो यार इसका मतलब ये कि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन ए से बी, और तुम यदि इसमें कैटलिस्ट यूज कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि तुम ए से बी करवा रहे हो रिएक्शन तो रिएक्शन फास्ट होगी और बी से ए नहीं होगा फास्ट, ऐसा नहीं है। ए से बी यदि रिएक्शन फास्ट हो रहा है ना, तो बी से ए भी रिएक्शन फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा, क्योंकि बी से ए के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो चुका है। समझ रहे हो ना मेरे बातों को। तो यार इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होता है, मतलब कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है टू द सेम एक्सटेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो यार नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो, मैं यहां पे नोट करके लिख देता हूं, कैटलिस्ट lowers the activation energy for both forward and backward reaction, for both forward and backward reaction by equal amount or by equal extent. By equal amount.
क्लियर है ये चीज? क्या बोलना चाह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है कैटलिस्ट दोनों का फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों का सेम अमाउंट से लोअर कर देता है। क्लियर? और एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यदि मैं बोलूं तो देखो यार, कैटलिस्ट क्या होता है, यदि मैं किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूं तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन कभी कंप्लीट होता है क्या? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम कभी भी रिएक्शन के कंप्लीट होने की बात नहीं करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में तुम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है चीज, नोट करके भी लिखवाया था यार कि रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, चलता रहता है अप टू इनफाइनाइट टाइम। याद है? याद है। तो ऐसे केस में कैटलिस्ट यदि मैं रिवर्सिबल रिएक्शन में यूज कर रहा हूं तो कैटलिस्ट करेगा क्या, तो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। फास्ट का मतलब क्या, जल्दी से कंप्लीट कर देगा, वहां तो कंप्लीट हो ही नहीं रहा है। यदि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पूछा जाए रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या है, तो रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब है इक्विलिब्रियम अचीव कर लेना। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन में यदि एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो गया उसके बाद रिएक्शन आगे नहीं होता है, मतलब होता तो है लेकिन वो जस्ट कुछ चेंजेस ऑब्जर्व नहीं होता है, मतलब कि बोल सकता हूं एक तरह से रिएक्शन रुक गया, स्टॉप कर गया, ऐसा मैं बोल सकता हूं इक्विलिब्रियम अचीव कर लेने के बाद। तो बस कैटलिस्ट यदि रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में यूज हो रहा है तो कैटलिस्ट केवल और केवल उस इक्विलिब्रियम को रीच करने में जो समय लगा रहा है वो समय को कम कर देता है। बस यही काम होता है कैटलिस्ट का रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करके लिखना है और मैं इधर लिख देता हूं नोट करके, तुम लोग यार नोट करते हुए चलना। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन in a reversible reaction catalyst क्या लिख दिया जाए, रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या कर रहा है, टाइम कम लगा रहा है रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पहुंचाने में, मतलब ऐसा लिख दिया जाए। रुको यार फिर से लिखता हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल है, लो यार मैं पूरा लिख देता, रिवर्सिबल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड फास्टर, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड फास्टर। समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रियम जल्दी रीच कर जाता है, बस ये इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट चेंज्ड बाय यूजिंग कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट यूज करने के बाद पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इस चीज को समझते हैं। इधर का मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, तुम नोट कर लेना। ये सब जितना भी पॉइंट लिख रहा हूं यार सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ऑलरेडी किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है या फिर बोर्ड में भी पूछा गया, तो इसलिए यार आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करना ये सब बातें। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मान लो यार, अच्छा रुको पहले मैं पॉइंट लिख देता हूं, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विलिब्रियम है, मान लो ये ए से बी जा रहा है, ठीक है, या ए से 2b जा रहा है, तो इसके लिए कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहा होगा b² अपॉन में a। यदि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो 2 आ जाएगा, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ये अफेक्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि के इक्विलिब्रियम जिस कॉन्सेंट्रेशन पे बी के जिस कॉन्सेंट्रेशन पे और ए के जिस कॉन्सेंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा था, अब भी उसी कॉन्सेंट्रेशन पे ये चीज अचीव होगा। ऐसा मत सोचना कि अब कैटलिस्ट यूज किए तो बी का कॉन्सेंट्रेशन और ए का कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी जिस कॉन्सेंट्रेशन पे पहले इक्विलिब्रियम आ रहा था उसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड ए पे अब भी इक्विलिब्रियम अचीव किया जाएगा। यही मतलब है कि कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ में आया? यानी पहले बी का कॉन्सेंट्रेशन जब 0.5 हो रहा था, ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 हो रहा था, तब इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा था। तो कैटलिस्ट यूज करने के बाद भी उसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, उसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, बस ये मतलब है।
क्लियर है? तो यार ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में। तो आप लोग यार पहले नोट कर लो इस चीज को। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है, नोट करना तो है लेकिन बताना आपको खुद से यार, क्या कैटलिस्ट के यूज करने से डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एच कहे तो हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, खुद से बताना यार आप लोगों को। एंथैल्पी चेंज का मतलब समझ रहे हो ना, ये रिएक्टेंट का एनर्जी था, ये प्रोडक्ट का एनर्जी था, इसका जो डिफरेंस होता था इसे ही हम लोग कहते थे डेल्टा एच। तो कैटलिस्ट को यूज करने से क्या डेल्टा एच पे कोई इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा? पड़ा तो किस पे ज्यादा किस पे कम पड़ा, बताओ यार जरा। तो देखो यार कैटलिस्ट जब यूज नहीं किया गया था कुछ ज्यादा ही कचड़ा हो गया ना, समझना यार तुम लोग। ये ऊपर वाला जो था वो एक ऊपर वाला ग्राफ, एक नीचे वाला ग्राफ। लो यार मैं थोड़ा फेयर कर देता हूँ इसको। ये चीज हो गया, ये ऊपर वाला ग्राफ है और ये नीचे वाला ग्राफ है। थोड़ा सा देखो यार क्लियर हो गया हो सकता है, ठीक है। एक ऊपर वाला ग्राफ है कैटलिस्ट यूज नहीं किया गया, नीचे वाला कैटलिस्ट यूज किया गया। अब देखो यहाँ पे यदि मैं कैटलिस्ट यूज नहीं किया था, यानी ऊपर वाला ग्राफ के लिए मैं बात करूं डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, ये वाला, यही वाला आएगा ना। रुको यार मैं कचड़ा हो गया, ठीक ऐसा। तो यदि कैटलिस्ट यूज नहीं किया गया था तो ऊपर वाला ग्राफ था, डेल्टा एच का वैल्यू क्या रहेगा, ये रहेगा। जब कैटलिस्ट यूज किया गया तो बताओ क्या डेल्टा एच का वैल्यू चेंज हो गया? तो देखो कैटलिस्ट यूज किया गया तो ये वाला ग्राफ आया, तो ये वाला ग्राफ जब आया तो मुझे बताओ डेल्टा एच का वैल्यू अब क्या रहा? तो इस वाले ग्राफ के लिए भी देखा जाए तो डेल्टा एच का वैल्यू यही रहा। मतलब ये कि डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पे भी सेम रहता है। यार एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैटलिस्ट यूज करते हैं उससे डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और डेल्टा एच कहे तो क्या, एंथैल्पी चेंज। तो नोट करके यार लिख लो, डेल्टा एच या ऐसा लिख लो, कैटलिस्ट does not affect the delta H of reaction। डेल्टा एच का मतलब इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज का मतलब समझ रहे हो ना, जो भी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक नेचर था, जितना भी अमाउंट्स एक्सटेंट से था वो सेम रहने वाला, वो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक। और एक चीज नोट करके लिखना हो तो लिख लेना यार, ऑलरेडी मैं पहले बता दिया था, किसी रिएक्शन के लिए यदि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा या स्लो होगा? रिएक्शन स्लो होगा। यदि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्टेंट को बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा रिएक्शन कराने के लिए। तो इसीलिए इस पॉइंट को लिख लो, ज़्यादा अच्छी बात रहेगी कि हायर द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर द एक्टिवेशन एनर्जी लोअर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, या स्लोअर विल बी द रेट, ठीक है ना, ऐसा लिखते हैं, स्लोअर विल बी द रेट। और यदि एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ को लिख दिया, हायर द एक्टिवेशन एनर्जी स्लोअर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो यार ये चलो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर, ठीक है। एक रिलेशन होता है एक्टिवेशन और जो टेम्परेचर, मतलब समझना यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम जा सकती है इसलिए ध्यान से सुनना, पहले बता दे रहा। अब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन ये वाला ग्राफ फॉलो कर रहा था, कैटलिस्ट के एब्सेंस में ये वाला ग्राफ फॉलो कर रहा था, ठीक है ना। जरा समझना, मैं क्या चाहता हूं कि दोनों का रिएक्शन को, दोनों का जो रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, समझना ध्यान से समझना, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, दोनों केस में रेट ऑफ रिएक्शन को हम सेम करना चाहते हैं, समझे। तो सेम कैसे होगा जरा सोचो। यदि हम, मैं रुको यार पहले इधर का मैं मिटा देता हूं, चलो देखना समझना जरा। मान लो मैं एक EA और एक EA डैश टर्म यूज कर रहा हूं, ये एक्टिवेशन एनर्जी है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये वाला जो EA डैश है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, क्लियर।
अब मेरा सवाल ये है कि दोनों के केस में हमको रेट ऑफ रिएक्शन सेम कर देना है, मतलब जितना रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे है वही रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे भी होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? तो अब इसको केवल कंट्रोल कर सकता है टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करके हम दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन को सेम कर सकते हैं। मतलब कैटलिस्ट यूज करने के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन हमें मिल रहा है वही एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में भी रेट ऑफ रिएक्शन मिले, तो इसके लिए हमको टेम्परेचर थोड़ा अपने हिसाब से कंट्रोल करना पड़ेगा। अब तुम लोग यार मुझे बता दो, यदि ये EA डैश जो था इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट था, तो यहाँ पे जो भी टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा या कम करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल रखना है दोनों केस में, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल रखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन EA डैश, मान लो पहले हमने दोनों जगह टेम्परेचर सेम रख दिया, TT रख दिया, पहले दोनों जगह मैंने टेम्परेचर सेम रख दिया, TT रख दिया। तो ऐसे केस में तुम ही लोग मुझे बताओ यार, टेम्परेचर यदि सेम हो गया तो यहाँ तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, रिएक्शन क्या हो जाएगा, तेजी से भागेगा, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ ज्यादा हो जाएगा। तो टेम्परेचर सेम तो नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, हमको रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वल करना है। तो क्या करना पड़ेगा जरा सोचो। तो अब क्या करो, ये तो रिएक्शन तो तेजी से भाग रहा है, क्यों, एक्टिव, ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो चुका, रिएक्शन रेट तेज भाग रहा है। ऐसे में क्या करो, इसका टेम्परेचर को थोड़ा कम कर दो, इसका टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दो। ऐसे में होगा क्या, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है या घटता है या सेम रहता है? ऑलरेडी बताए हुए यार, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, बताया ना। हाँ, तो यहाँ पे यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। टेम्परेचर थोड़ा कम कर दो, पहले से ये रिएक्शन फास्ट था कैटलिस्ट के कारण, टेम्परेचर थोड़ा स्लो कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो ना। टेम्परेचर थोड़ा स्लो कर दिया, कम कर दिया, इसका टेम्परेचर कम कर दिया तो रिएक्शन क्या होगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। और ये वाला टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन थोड़ा फास्ट भाग जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग इक्वल कर सकते हैं बाय चेंजिंग देयर टेम्परेचर। तो एक रिलेशन होता है एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर में, जो मैं अभी डिराइव तो नहीं कर रहा हूं, अभी केवल मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। जब मैं आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ूंगा ना तो फिर मैं उसको डिराइव भी करूंगा। तो फिलहाल आप लोग केवल याद रखना, यदि मान लो एक्टिवेशन एनर्जी EA है तो इसके लिए T1 आ जाएगा, और यदि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में EA डैश मानते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर T2 आ जाएगा। अब T1 और T2 ये क्या, एक्टिवेशन एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। यदि एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट यूज नहीं किए तो रिएक्शन क्या हो रहा था, स्लो हो रहा था ना। तो हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, जरा सोचो, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब तो यार ये रिएक्शन जाके इस रिएक्शन के रेट के बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पे याद रखना है आपको, T1 का वैल्यूज होगा वो T2 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में EA डैश माने में, इसका टेम्परेचर को थोड़ा कम, इसका टेम्परेचर को थोड़ा ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक, तो इसी चीज को मैं यहाँ पे, इस चीज को मैं डिराइव करूंगा, आरएनएस इक्वेशन पढ़ाने के बाद करूंगा। ठीक, अभी आप लोगों को बस रिजल्ट याद रखना है, वही अभी आपका काम का है। तो यहाँ पे मैं, या तुम लोग खुद से लैंग्वेज में लिख लेना कि रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेड इक्वल फॉर बोथ रिएक्शन, मतलब वन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड सेकंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ओनली बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को चेंज करके। और किसके लिए टेम्परेचर कम, किसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ टेम्परेचर कम कर दो, यहाँ टेम्परेचर बढ़ा दो, इन दिस वे वी कैन मेक देयर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल। ओके, तो इस चीज़ को नोट करके तुम लोग यार लिख लेना खुद से, या मैं लिख दूँ, लिख लेना। यहाँ पे तो यार देखो ना, लैंग्वेज में दिख रहा है ना, ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, टेम्परेचर T1 जो कि हायर होना चाहिए इस वाले से, क्यों ऐसा ऑलरेडी बता चुके। तो चलो यार, अब हम लोग इस पर 2 सवाल कर लेते हैं, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट था ना इसका आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो चलो यार, जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप लोग पहले नोट कर लो, हम लोग फिर क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ट। क्वेश्चन देखो यार तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन क्या है, पहले मैं रीड कर देता हूँ। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, रिएक्शन के नाम से डरना मत, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कौन सा, ये नया वाला है, ठीक, डरने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 500 केल्विन, टेम्परेचर है 500 केल्विन। इफ द सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अब देखो सेम रिएक्शन को कराया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट द सेम रेट, रेट सेम है, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 400 केल्विन। जरा ध्यान देना, टेम्परेचर 400 केल्विन कब, जब कैटलिस्ट यूज किया जा रहा था। देख रहे हो, पहले तो एक रिएक्शन था 500 केल्विन पे हो रहा था, लेकिन जब हम लोग उसी रिएक्शन को, सेम रिएक्शन को जब कैटलिस्ट के साथ करवाएं, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराएं, तो ऐसे में टेम्परेचर केवल कितना रिक्वायर्ड पड़ा, 400 केल्विन।
टेम्परेचर कम कर दिए ना, टेम्परेचर कम कर दिए तो रेट स्लो हो गया, और पहले का रेट 500 केल्विन पे हो रहा था विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, दोनों का रिएक्शन रेट सेम है। तो ऐसे केस में कॉन्सेप्ट क्या लगेगा यार, समझ में आ रहा हो तुम लोग को। हमें निकालना है ये ऑफ द रिएक्शन इफ द कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बाय 40 किलोजूल पर मोल। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दे रहा है कैटलिस्ट, कितने से कम कर दे रहा है, 40 किलोजूल से कम कर दे रहा है। बाय का मतलब क्या है, मतलब यदि एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन का EA था तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में 40 किलोजूल पर मोल से कम हो जाएगा। इसका मतलब पहले तो मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा EA बाई T1 इक्वल टू EA डैश अपॉन में T2। याद है T1 ये EA क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, EA डैश क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन क्या हो चुका होगा, फास्ट हो चुका होगा, और फास्ट हो गया इसलिए टेम्परेचर को हमें स्लो करना पड़ेगा। मतलब T2 लेस होता है T1 से, ये याद रखना, T2 लेस देन T1, T2 कम होता है T1 से, T1 ग्रेटर होगा। तो देख भी सकते हो यार, पहले आपको हाइड्रोजन कोई भी रिएक्शन था, हाइड्रोजनेशन नाम का है 500 केल्विन, यानी टेम्परेचर T1 कितना दिया हुआ है 500 केल्विन। चलो यार इधर देखो, मान लिया मैंने कि इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ये था, देखो ऐसा कुछ है, मतलब ये ऐसा कैटलिस्ट यूज करेंगे तो ये एक अल्टरनेट पाथ ले लेगा, और ये जो पाथ लिया ये कौन सा है, यही है एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज ये EA डैश है, और ये वाला क्या था, EA था, समझ रहे हो। तो इस तरह से EA बाई 500। अब कैटलिस्ट जब यूज किया तो एक्टिवेशन एनर्जी कितना हो चुका है, EA से 40 किलोजूल पर मोल कम हो चुका है, मतलब अब यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी EA माइनस 40 हो चुका है। बस यार यही चीज को समझना था। और बाय में क्या लिख दूंगा, टेम्परेचर अब हम सेम रेट से करवा रहे हैं, सेम रेट से करवा रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना लिख देंगे 400। देखिए रेट सेम रहेगा तभी ये चीज हम लगाएंगे इक्वल का साइन, अदरवाइज नहीं। सेम रेट के लिए यार ये चीज लिखते हैं, नोट कर लेना तुम लोग, वहाँ पे बोले थे ना नोट करके लिख लेने के लिए, तो वहाँ नोट कर लेना तुम लोग। चलो यार अब क्या है, कैलकुलेशन करना है, इधर 4 भेजो 4 EA, इसको इधर भेजो 5 EA माइनस 5 4 20 200। तो यहाँ से 4 EA को इधर भेजेंगे तो EA बचेगा, और दिस इक्वल टू कितना बचेगा 200, सही है ना यार 200। तो इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा, हमें कैलकुलेट क्या करना, देखो कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन क्या आ गया 200 किलोजूल। यदि सवाल पूछा होता कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी उस रिएक्शन का क्या हो चुका, तो आंसर क्या बोलते 160, क्योंकि 200 तो एनर्जी रिएक्शन का था, कैटलिस्ट यूज कर दिया 40 से लोअर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में 160, 200 माइनस 40 दैट इज 160। ठीक, सवाल देख लेना यार क्या पूछा गया यहाँ पे, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन बोला गया, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यदि आगे लगा देता तो आंसर 160 हो जाता। तो ये सब छोटी छोटी गलती नहीं करना है। चलो यार नोट कर लो जिनका नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लोग इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये है, सवाल क्या है पहले मैं रीड कर देता हूँ। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन फॉर A2 प्लस B2 गिव्स 2AB। ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के लिए एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है 180 एंड 200 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ रिएक्शन बाय 100 किलोजूल पर मोल। बोथ का मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी को 100 किलोजूल पर मोल से कम कर देता है। कौन? कैटलिस्ट कम कर देता है। आगे द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन A2 प्लस B2 गिव्स 2AB। मतलब इसी रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विल बी। अच्छा, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा ये बताना है। तो यार पहले ये चीज मुझे बताओ कि क्या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में और कैटलिस्ट के एब्सेंस में एंथैल्पी चेंज डिफरेंट होगा या सेम होगा? तो यार मैं नोट करके पॉइंट लिखवाया था कि एंथैल्पी चेंज होता है कैटलिस्ट के यूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कैटलिस्ट के एब्सेंस में या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बात किया जाए एंथैल्पी चेंज सेम रहता है। नोट करके लिखवाया था यार, जाओ देख लो आपको समझ में आ जाएगी। अब इस सवाल में हमें एंथैल्पी चेंज बताना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलो पहले यार एक काम किया जाए, पहले ग्राफ बना लेते तो यार देखो जल्दी से क्लियर हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर। अच्छा, फॉरवर्ड के लिए 180 है और बैकवर्ड के लिए कितना, रिवर्स वाले के लिए कितना 200 है। इससे कुछ आइडिया मिल रहा है रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा? क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड का 180 और बैकवर्ड का 200 है। जरा सोचो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? तो देखो यार ये वाला वैल्यू 180 है
और ये वैल्यू 200 कब होगा बता दो यार तुम्हें लोग, जब ये वाला लाइन ये जो प्रोडक्ट होगा ये नीचे होगा रिएक्टेंट से, तभी तो ये 200 आएगा। मतलब रिएक्शन कैसा नेचर का है, एक्सोथर्मिक नेचर का है, समझ में आ रहा। अच्छा एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच नेगेटिव आना चाहिए। चलो एंथैल्पी चेंज बोला है और सभी वैल्यू पॉजिटिव में दिया है, तो आप ऐसा समझ लो कि आपको मैग्नीट्यूड केवल बताना था, ठीक है। ऐसे सही ऑप्शन देखा जाए तो नेगेटिव में होना चाहिए। द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विल बी, आगे चलो सवाल का देखते हैं। अच्छा यार ये सवाल तो हो गया ना, अब इसमें क्या है, द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लो। अच्छा अब कैटलिस्ट भी यूज़ किया जा रहा है, चलो यार देख लो ऐसे भी बहुत ही आसान हो गया, कैटलिस्ट यूज़ करो ना करो दोनों से आंसर सेम आएगा। तो एंथैल्पी चेंज इसे ही तो कहते हैं। और ये डेल्टा एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 200 ये 180, ये वैल्यू कितना आ गया, समझ में आया। अच्छा यहाँ पे एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन A2 + B2 gives 2AB इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा 20 किलोजूल पर मोल, हो गया। अब कैटलिस्ट यूज़ कर लो, मान लें हम यूज़ करके देखना चाहते हैं, चलो यार देख लेते हैं यार यूज़ करने के बाद क्या होता है। तो यूज़ करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और ये बोल रहा है इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ, ये तो हमें पता है कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करेगा फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बाय इक्वल अमाउंट। तो ये 100 इसके लिए भी कम करेगा और 100 इसके लिए भी कम करेगा। मतलब यदि मैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बात करूँ तो ये वाला ग्राफ नीचे वाला, यदि नीचे वाला की बात करूँ तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पहले 180 था और ये 100 से कम कर दिया, तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया बता दो यार, ये 180 था, ये 100 से कम कर दिया तो ये कितना बचा 80। मैं अब दूसरे तरीके से बना रहा हूँ, एक तरीके से तो मेरा आंसर आ गया 20, दूसरे तरह कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी बता दे रहा हूँ वही आंसर रहेगा। कैसे देखो, और ये 200 था, इसमें से 100 माइनस हो गया तो ये वाला केवल कितना बचा बता दो यार, कितना बचा, ये 100 ओनली बचेगा। तो ये वाला 100 बच रहा है और रिएक्टेंट का 80 बच रहा है, तो ये डिफरेंस अगेन कितना आ जाएगा 100 - 80 दैट इज 20। दोनों तरीके से यार जा सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। ऑलरेडी यार कॉन्सेप्ट बताया तो यार इस लाइन का 100 किलोजूल से कम कर देता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यदि ये आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि कैटलिस्ट यूज करने से डेल्टा एच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यदि ये कॉन्सेप्ट पता हो तो आप ये सवाल को कितना 30 सेकंड में बस ये ग्राफ ड्रॉ किए तुरंत आंसर 20 लिख दोगे। और ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर कैटलिस्ट के लिए भी ड्रॉ करो, फिर यार ये वाला अमाउंट निकालो 80, ये वाला अमाउंट निकालो 100 माइनस 80 करोगे तो जाकर आएगा डेल्टा एच का वैल्यू। तो बस जो कॉन्सेप्ट बताएं, जो पॉइंट नोट करके लिखवाएं, सबका सब इंपॉर्टेंट है। तो चलो यार अब आप लोग ये टॉपिक अब तो अपना हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे अपना जो टॉपिक रहेगा वो है आरएनएस इक्वेशन। तो चलो यार अभी के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।